संजीव कुमार यादव, आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, स्पेशल सेल में हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू। संजीव, अगर उस दौर को देखें तो हमारे पास एक ईमेल आता था कि एक बड़ी वारदात होने वाली है और इंडियन मुजाहिदीन करने वाली है। शुरुआत में तो लगा मजाक है, लेकिन ऐसी घटनाएं बाकायदा होने लगीं। उन्होंने ऐलान किया और घटना कर दी। इनके मोडस ऑपरेंडी के बारे में थोड़ा बताइए, इंडियन मुजाहिदीन के बारे में। जो 2007 में जब दिल्ली यूपी के कोर्ट ब्लास्ट हुए थे, तो उससे पहले सिर्फ पहली बार इंडियन मुजाहिदीन ने क्लेम किया था कि वो लखनऊ में, फैज़ाबाद और बनारस में वो ब्लास्ट करने जा रहे हैं। और जब उनको चेक किया गया कि जो मेल आई थी वो मीडिया हाउसेज में इंसिडेंट से पहले आई थी, तो वो एक चैलेंजिंग था और लगा कि ये कोई एक नई ऑर्गेनाइजेशन आ गई, क्योंकि उससे पहले इंडियन मुजाहिदीन नाम की ऑर्गेनाइजेशन को कोई जानता नहीं था। तो चैलेंजिंग था और उसकी इन्वेस्टिगेशन जब चालू हुई तो मालूम चला कि वो जो मेल हो रहे थे वो दिल्ली में लक्ष्मी नगर के साइबर कैफ़े से हुए थे। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग ने, स्पेशल सेल ने स्टार्ट की थी और फिर लगातार उसकी चलती रही। लेकिन चूँकि बहुत ही सातिर दिमाग के, बहुत टेक सेवी जो ये टेररिस्ट थे, वो बहुत टेक सेवी थे। इन्होंने जो भी मेल करी थी उसका वो पूरा अपना बैकग्राउंड पीछे से रिमूव करके तब वो साइबर कैफ़े छोड़ते थे। सर्वर पूरा क्लियर किया हुआ था, कोई ट्रेसेस नहीं थे उनके। तो एक टफ टाइम था उस समय इनको ट्रेस करना। जो सीरीज इंडियन मुजाहिदीन लगातार ब्लास्ट कर रही थी, उसमें सबसे पहले जो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम थी यूपी के कोर्ट ब्लास्ट, जिसमें फैज़ाबाद, बनारस और लखनऊ की कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए थे। और उन्होंने पहली बार ब्लास्ट से पहले इंडियन मुजाहिदीन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की कि हम करने जा रहे हैं, आप रोक सकते हो तो रोक लो। उसके बाद फिर जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए 13 मई 2008 को, और 26 जुलाई 2008 को गुजरात में ब्लास्ट हुए, जिसमें लगातार ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते जा रहे थे। और तब तक कोई खास क्लू पुलिस के पास नहीं था, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास नहीं था। टेक्निकल एनालिसिस चल रही थी, सारी एजेंसीज साथ मिलकर काम कर रही थी। और इसी बीच दिल्ली के अंदर 13 सितंबर 2008 को ब्लास्ट होता है। तो उस समय तक की जो इन्वेस्टिगेशन थी और कुछ हमें सेलेक्टर्स मिले थे, उसको वेरीफाई करने से ये मालूम चला कि इनमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो जामिया के एरिया में हैं। उन पे जब हमने और लोकल इन्फॉर्मर डिप्लॉय किए, उनको वेरीफाई किया, तो हमने बाटला हाउस के अंदर L18 जो एड्रेस है उसमें एक फ्लैट आइडेंटिफाई किया 108, जिसके अंदर मालूम चला कि कुछ सस्पेक्ट लड़के रहते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन पे जो लोग, ऐसा लगा था कि जो उनका मूवमेंट था, उनका एनालिसिस था कि इन लोगों का कोई ना कोई रोल दिल्ली इंसिडेंट में, गुजरात में, राजस्थान में हुआ, क्योंकि उनके मूवमेंट्स इस तरह के दिख रहे थे हमें। तो इसलिए उस दिन सुबह सुबह हमारी एक टीम हमने डिप्लॉय की। उस दौर में इंडियन मुजाहिदीन ने कई ब्लास्ट किए और ब्लास्ट का सिलसिला दिल्ली तक पहुंचा। और फिर सितंबर का महीना, L18 बाटला हाउस में ये एक बड़ी घटना हुई। आप थे वहाँ पर? जी, दिल्ली में 13 सितंबर को जब ब्लास्ट हुए तो चूँकि उससे जो पहले ब्लास्ट हो रहे थे उस इन्वेस्टिगेशन से हम लोग सब लोग एसोसिएट थे। तो उसके क्रम में जो इन्वेस्टिगेशन हुई उससे हमें लगा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद कि उसमें कुछ सस्पेक्टेड लोग हैं जो टेक्निकल सर्वेलेंस से और एनालिसिस से उभर कर आए थे कि वो जामिया के एरिया में रह रहे हैं। और अब एक ज़रूरी हो गया था कि हमें उनको आइडेंटिफाई करके उनको इंटरोगेट करना या पिक किया जाए। उसी क्रम में 19 तारीख की सुबह जब हमारे जो ग्राउंड पे इन्फॉर्मर्स थे और जो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमने एक घर आइडेंटिफाई किया था, तो हमें मालूम चला कि उस घर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं। तो उस क्रम में हमने डिसाइड किया और एक टीम डिप्लॉय की जो उसको वेरीफाई करने के लिए गई। यानी 19 सितंबर 2008 बाटला हाउस के सामने, L18 के सामने सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, और वो सादी वर्दी में और फ़ोन कंपनी के सेल्समैन बनकर पहुंचे। ये आइडिया कहाँ से आया कि इनको फ़ोन कंपनी का सेल्समैन बनाना है? इसकी क्या वजह रही? नहीं, ये चूँकि एक ऑपरेशन का पार्ट था, क्योंकि जो हमें, जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे थे तो हमने जो सस्पेक्ट नंबर हमने पाया तो वो मालूम चला कि फ़ोन बंद है, जबकि वो उसके करस्पॉन्डेंस जो और नंबरों पे कॉल हो रही थी उस नंबर से कॉल हो रही थी। तो जब कंपनी से हमने बात की तो मालूम चला कि ये फ़ोन प्रीपेड से पोस्टपेड में कन्वर्ट हुआ है। जनरली जो एनालिसिस या जो सस्पेक्ट नंबर होते हैं प्रीपेड के होते हैं, पोस्टपेड के नहीं करे जाते हैं। तो उस क्रम में जब मालूम चला कि ये पोस्टपेड कनेक्शन हुआ है और इसका वेरिफिकेशन अभी वोडाफोन ने नहीं किया था,
तो ये हम लोग के दिमाग में आया कि इस घर में जो लोग रह रहे हैं उनको वेरीफाई करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हमारा कोई एक जो सस्पेक्टर हमारा धर्मेंद्र था वो एक सेल्समैन बन के जाएगा और उनके नंबर को वेरीफाई करने के लिए, ताकि ये मालूम चल सके कि उस कमरे के अंदर कौन है। तो ये एक प्लान था दिमाग में कि इससे वेरिफिकेशन हो सकता है कि घर के अंदर घुसने से पहले हमें मालूम हो कि कितने लोग हैं उसके अंदर। जी, उसके बाद वो ऊपर गए, उन्होंने बात की वहाँ लोगों से, कैसा रवैया था, लोगों ने क्या कहा? धर्मेंद्र जब गया ऊपर और नॉक करके अंदर पहुंचा तो दरवाज़ा बहुत थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके अंदर उसको 4-5 लड़के दिखाई दिए, जिसमें कुछ लेटे हुए थे, कुछ बात कर बैठे हुए थे। और जो लड़का गेट पर आया था उसने काफ़ी बदतमीजी से धर्मेंद्र से बात करी, लेकिन ये इस बीच धर्मेंद्र ने अपने हिसाब से अपनी नज़र से पैनी नज़रों से उसने ये देख लिया कि 4-5 लड़के उस फ्लैट के अंदर हैं और वो वापस आ गया नीचे। तब तक टीमें हमारी तैयार थी और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा मौके पर थे वहाँ पर, मैं रास्ते में था। फिर ये डिसाइड हुआ कि हमें तुरंत फ्लैट के अंदर जाना चाहिए और उनको अप्रहेंड करना चाहिए, तो उसके लिए टीम रवाना हुई। तो जब आप ऊपर पहुँची, टीमें जब ऊपर पहुँची, सब एक साथ गए, अलग अलग गए, उन पर किसने नज़र रखी, कैसे वो पूरा सिलसिला आगे बढ़ा? नहीं, जो एरिया है उसमें ये पहले से डिसाइड था कि हम एक पुलिस टीम की तरह जो रेड करने जाती है उस तरह से नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है और किसी और भी तरह की कोई चीज़ पुलिस आइडेंटिफाई ना हो और हम अपना काम भी कर लें और पीसफुली काम हो जाए। इसलिए बारी बारी से एक एक आदमी को डिप्लॉय किया गया, धीरे धीरे एक एक आदमी फ्लैट की ओर जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट था कि धर्मेंद्र ने जो ऊपर से आके बताया कि ऊपर टॉप फ्लोर पे जो 4th फ्लोर था उस पर एल शेप में दरवाजे हैं। एल शेप में? एल शेप में मतलब एल शेप मीन्स फ्लैट, जब सीढ़ी चढ़ेंगे तो सामने दरवाज़ा है और एक लेफ्ट में दरवाज़ा है। तो उसकी धर्मेंद्र की जो बात हुई थी वो सामने वाले दरवाजे को खोला था उसने, जो भी लड़का था उसने, और उससे धर्मेंद्र की बात हुई। फिर धर्मेंद्र नीचे जब वापस आ गया, उसके बाद जब दोबारा टीम गई है तो टीम ने उसी दरवाजे को नॉक किया, इन्फॉर्म किया कि पुलिस हैं, वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, दरवाजे बंद था और कोई अंदर से हलचल नहीं हुई। इस बीच इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने जो लेफ्ट साइड पर दरवाज़ा था उस पर धक्का देने की कोशिश की कि ये दरवाज़ा खुला हो तो हम एंटर करें, और जैसे धक्का दिया दरवाज़ा खुला हुआ था और टीम अंदर घुसी है, और जैसे ही अंदर घुसी है वैसे ही फायरिंग स्टार्ट हो गई। इट मीन्स ऐसा लग रहा था कि अंदर वालों को कुछ शक सुबह हो गई चुकी थी कि पुलिस आ चुकी है, और उन्होंने घुसने से पहले ये देखते कि कौन लोग हैं, उन्होंने फायर स्टार्ट कर दिया। और उस बीच फायरिंग के अंदर इंस्पेक्टर हमारे मोहन चंद शर्मा, उनको गोली लगी, एक हेड कांस्टेबल बलवंत था उसको गोली लगी, वो लोग गिरे। इसी बीच हमारी तरफ से फायरिंग हुई, सामने जो थे उनमें से एक लड़के को गोली लगी और 2 लड़के मौके से भाग गए दूसरे दरवाजे से, जिस हमसे घुसे थे उससे दूसरे दरवाजे से वो मौके से भागे। और जो लोग टीमें थी, बहुत छोटा सा कमरा, 10 बाई 10 टाइप का कमरा, उसके अंदर भगदड़ सी मच गई, लोग जान बचा रहे हैं, पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, और चूँकि हमारे इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को गोली लगी थी तो उनको रेस्क्यू भी करना था। टीम अभी सिर्फ 6-7 आदमी ही ऊपर गए थे, तो ये एक क्वेस्ट बन गया था। और इस बीच मालूम चला कि एक कमरे के अंदर 2 लड़के और बंद हैं, जो दरवाज़ा बोल्ट था। तो ये सिचुएशन थी उस समय। तब आप ऊपर पहुंचे जब वो लड़के बंद थे वहाँ पर? जब मैं पीछे एक बैकअप टीम के साथ था, मैं ये था कि यदि वहाँ कोई सिचुएशन बिगड़ रही हो, जो पहले से प्लान था, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, तो उस पर्पज़ से हम लोग तैयार थे वहाँ पर। जब गोली की आवाज़ चली है तो मैं अपनी टीम के साथ रश किया है हमने ऊपर की ओर, और ऊपर से जो हमारी टीम के मेंबर्स थे वो मोहन चंद शर्मा को लेके आ रहे थे, हमने उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया। और मैं ऊपर पहुँचा तो मुझे मेरा एक सब इंस्पेक्टर था राहुल, उसने ब्रीफ किया विदिन अ सेकेंड कि यहाँ पर क्या हुआ, और उसने बताया कि एक कमरे के अंदर 2 लड़के हमारे बंद हैं। तो उनको हमने निकालने की कोशिश की, आवाज़ लगाई सरेंडर कर दो, लेकिन इस बीच जब हमने दरवाजे पर धक्का स्टार्ट किया तो अंदर से फायरिंग हुई। तो हमने भी सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएट फायरिंग की, जिसमें जब दरवाज़ा खुला तो एक लड़का हमें इंजर्ड हालत में मिला, जिसको हमने बाद में, ये जो 2 इंजर्ड पहले एक कमरे में सामने था वो इंजर्ड था, ये था, इसको भी हमने हॉस्पिटल शिफ्ट कराया था। और उस दौरान मालूम चला कि एक लड़का अपने आप को बाथरूम में बंद किए हुए है, और फिर अंदर से उसने चिल्लाने लगा, तो हमने उसका दरवाज़ा खुलवाया और पूछताछ की। तो पहला आदमी था इंडियन मुजाहिदीन का जो इतने टाइम से जो इंसिडेंट हो रहे थे जो लाइव पकड़ा गया था। फिर उसने इंटरोगेशन में अपनी सारी सच्चाई, जो अपने ग्रुप्स हैं, जो लोग इंजर्ड वहाँ थे, जो भाग गए, उनके बारे में बहुत डिटेल में बताया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये मालूम है कि इस कमरे में 2 टेररिस्ट हैं, आपके एक साथी अभी घायल होके नीचे उतारे गए सीढ़ी से, एक इंस्पेक्टर को, एक हवलदार को भी गोली लगी है, इन लड़कों को बाहर निकालना है, दरवाज़ा बंद है, क्या भाव आ रहा था तब? आप क्या सोच रहे थे, किस तरह से सोचते हैं एक पुलिस ऑफिसर ऐसे मौके पर?
नहीं, ये जो सिचुएशन बहुत फास्ट चल रही थी, जैसे हम कहें कि फास्ट में मूवमेंट हो रहा था, उस समय सोचने का कुछ नहीं था कि हमारे जो इंजर्ड हैं पुलिस ऑफिसर्स उनको रिमूव करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, जो अंदर हैं उनको पकड़ना है। ये कुछ और इस ऑपरेशन में कि हम कैसे इनको पकड़ लें और कैसे अपने ऑफिसर्स को हम हॉस्पिटल पहुंचाएं, साथ के साथ हम रीइंफोर्समेंट सीनियर ऑफिसर्स को कैसे ब्रीफ बताना है कि हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए, ये सब चीज़ें प्रोसेस साथ साथ चल रहा था। तो कुछ और चीज़ दिमाग में नहीं थी हमारे, सिर्फ ऑपरेशन चल रहा था। फिर L18 जो फ्लैट है उसकी खोजबीन हुई, आपको एविडेंस मिला वहाँ पर? जब मोहम्मद सैफ जो था जिसको मौके से पकड़ा था, उसके बाद उस फ्लैट की जो सर्च हुई वहाँ से वेपन्स मिले। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उनके जो डिवाइसेस हमें मिले, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो या और बहुत से डॉक्यूमेंट हों, वो सब चीज़ें पुराने इंसिडेंट्स जो गुजरात में ब्लास्ट हुए थे या जो राजस्थान में ब्लास्ट हुए थे उनसे उस इंसिडेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले, उस इंसिडेंट से रिलेटेड वीडियोग्राफ्स मिले, फोटोग्राफ्स मिले, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे केस में। जो आज भी हमारा ब्लास्ट केसेस का ट्रायल चल रहा है हर जगह, जो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले। इसके अलावा जो लोग वहाँ मौके पर प्रेजेंस थे या जो उस फ्लैट में मूवमेंट करते रहते थे, उनके वहाँ से पासपोर्ट, उनके ड्राइविंग लाइसेंस जो सारे फेक हैं, फर्जी हैं, उनके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने बना रखे थे अपने ट्रेवल करने के लिए, अपने स्टे के लिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर उनकी ओरिजिनल पिक्चर और नाम्स डिफरेंट थे, इस तरह की चीज़ें वहाँ से मिली, जो ये प्रूफ कर रही थी कि ये लोग प्री प्लान तरीके से इंसिडेंसेस जो हमारे यहाँ सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं उनको कर रहे हैं और किसी फर्जी नाम को यूज करके वो ट्रेवल करते हैं, होटल्स में स्टे करते हैं। इस तरह के बहुत से एविडेंस मिले जी। और एक फिर इसके साथ साथ एक इतनी बड़ी सफलता लेकिन बड़ा विवाद खड़ा हुआ, वो पीरियड कैसा रहा? क्या एक डिमोरलाइजेशन हुई कि ये क्या हो गया या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या अंतर्द्वंद था? नहीं, हमें खुद पहली बार इंडियन मुजाहिदीन के कोई टेररिस्ट पकड़े गए थे, आइडेंटिफाई हुए थे, हम लोग परेशान थे और सारी टीम परेशान थी, क्योंकि उसी दिन शाम को हमारे इंस्पेक्टर मोहन शर्मा शहीद हुए थे। तो प्रेशर बहुत दिमाग में था और कोई सोच नहीं पाया था कि ऐसा भी होगा। और इन सब के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन भी करनी थी। तो इसी बीच अचानक 1-2 दिन के अंदर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि ये जो टेररिस्ट मारे गए हैं ये इनोसेंट थे। हालांकि इस चीज़ों के लिए जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो हमारे सीनियर अफसर थे, हमारे जॉइंट सीपी थे कर्नल सिंह साहब, डीसीपी थे आलोक कुमार, इन लोगों ने हम लोगों को हमेशा इस चीज़ से अलग रखने की कोशिश की कि आप इन सब चीज़ों पे नहीं सोचोगे, आपको सिर्फ जो बचे हुए बंदे हैं जो मौके से भागे हैं उनको पकड़ना है, जो ब्लास्ट में इन्वॉल्व है उसमें पकड़ना है, अपनी केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है, एविडेंस स्टडी करना। वो कहते थे कि हमारा काम है कि जो भी इशूज़ उठ रहे हैं, कंट्रोवर्सी का है, इशूज़ का है, उसको वो टैकल करेंगे। उस तरह से वो करते भी रहे। कंट्रोवर्सी उठने का रीज़न ये था कि वहाँ आसपास के इलाके में लोगों को ये मालूम था कि ये स्टूडेंट हैं, जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ऐसा लोगों को उन्होंने बता रखा था। और कुछ लोगों ने इसमें से जो जैसे आतिफ अमीन है जो मारा गया था, इसने एडमिशन भी ले रखा था, लेकिन बाद में वेरीफाई हुआ कि वो फेक डॉक्यूमेंट पर एडमिशन ले रखा था। वो भी एक एविडेंस है कि एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी का उसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट था, जो उसके बाद में वेरीफाई किया तो मालूम चला कि वो फेक है। तो लोगों को यहाँ पर एक ये फीलिंग थी कि ये स्टूडेंट हैं और पुलिस ने इनको मार दिया, जबकि ऐसा नहीं था। जो एविडेंस मिले थे यही लोग इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं कि सारे लोग इन्वॉल्व थे। और एक तरीके से फिर अग्नि परीक्षा हुई, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, NHRC सब ने फिर एक फैसला भी सुनाया। हाँ, लगातार चूँकि वो शुरुआत जब इंसिडेंट के बाद 1.5 साल तक बहुत लोगों ने, बहुत NGOs ने, बहुत और इंडिविजुअल लोगों ने NHRC में कंप्लेंट लगाई, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में रिट्स लगी, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, 156(3) में मुकदमा दर्ज करने की डिमांड हुई, जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड हुई। तो एक टफ पीरियड था, क्योंकि प्रेशर रहता है दिमाग में, हम कितना भी अपने आप को बचाएं इन सब चीज़ों से, लेकिन प्रेशर रहता है कि कोई एडवर्स ऑर्डर ना जाए, जबकि हमें मालूम है कि हम सही हैं, लेकिन हम और हर जगह अपनी बात रख भी रहे हैं। तो कहीं कहीं प्रेशर आता था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे उस समय, DCP, जॉइंट CP, इनफैक्ट CP ऑल्सो, उन लोगों ने एक माहौल ऐसा हम लोग के ऊपर बना रखा था कि आपको परेशान होने जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्रीफ थे, उनको ट्रस्ट था कि कोई गलत नहीं हुआ है। और उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए, जो भागे हुए हैं उनको पकड़िए और फोकस इसी के ऊपर रहेगा। तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट भी रहा हम लोग के लिए। एक फिल्म बनी इसी पूरे इंसिडेंट पर, एनकाउंटर पर, बाटला हाउस,
जब आप फिल्म देख रहे हैं बड़े पर्दे पर, एक ऐसी घटना के बारे में जो जहां आप खुद रहे, कोई कई क्षण रहे होंगे जब आपके रोंगटे खड़े हुए, बिल्कुल आप हिल से गए अंदर तक, कौन से ऐसे क्षण थे? नहीं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो सीन उसी का है जो फ्लैट के अंदर होता है। जब गोलियां चल रही हैं तो वो सब चीज़ें फ्लैशबैक में चालू हो जाती हैं, और इनफैक्ट अभी भी जैसे आपने कहा तो मुझे रोंगटे से खड़े हुए फील हुए, क्योंकि मेमोरी ऐसी है कि आप कभी लाइफ में भूल नहीं सकते हो। छोटे से कमरे के अंदर फायरिंग हो रही है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए कभी दिमाग में आता है कि आपको भी गोली लग सकती है। तो एक वो मौका है जिस समय आपके रोंगटे खड़े हो गए, और फिल्म देख कर भी थोड़ा सा लगा कि वो रिकॉल कर गया पूरी चीज़ें। फिल्म से क्या जो परसेप्शन था बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में, वो कुछ बदला, लोगों में कुछ बदलाव आया? मैं मतलब ऐसा मैं बहुत मुझे नहीं कह सकते, हो सकता है कि आए, क्योंकि फिल्म जो होती है समाज का एक आईना होती है, उसमें लोग दिखते हैं और लोगों को ये लगता है कि फिल्म जो होती है वो बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं होती, जबकि इस फिल्म में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि लोगों को जो स्टोरी मालूम नहीं थी कि फ्लैट के अंदर क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, ट्रायल क्या हुआ, क्या एविडेंसेस थे, फिल्म में बहुत डिटेल में डायरेक्टर ने और राइटर ने बहुत मेहनत करी हुई है और बहुत डिटेल में दिखाया है और काफ़ी कुछ सच्चाई दिखाई है। तो ऐसा लगता है कि आम पब्लिक में लोगों को उस इंसिडेंट में विश्वास बढ़ा होगा, पुलिस के वर्जन में विश्वास बढ़ा होगा। और उसके बाद 2 इंसिडेंट्स ऐसे हो गए, 2 बार ऑनरेबल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी है 2 एक्यूज़ को, तो वो सब चीज़ें सच्चाई भी सामने है। जी, फिल्म जब आई बड़ा मुश्किल समय होगा, आपके परिवार ने क्या कहा, आपकी पत्नी ने क्या कहा? पत्नी का नाम पर आप अभी भी मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। नहीं, वो मेरी स्ट्रेंथ है जी, स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम लोग ने बहुत टफ टाइम गुजारा है इस इंसिडेंट के बाद। और वैसे भी पुलिस ऑफिसर्स की लाइफ में बहुत से इंटेंस समय होते हैं, ऐसे बहुत सी परेशानियां होती हैं, बहुत प्रेशर होता है, और फिर जब जो एंटी टेरर यूनिट्स हैं उनमें सेंसिटिव काम बहुत होता है। ऐसे में यदि आपको सपोर्ट मिलता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो फिल्म देखकर भी उनको भी रिकॉल आया, क्योंकि वो लगातार सुनती थी। जिस समय इंसिडेंट हुआ उसके बाद भी जब मैं घर पर हूँ तो तब भी सिर्फ इसी की चर्चा चलती थी, क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ, सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा हूँ, उनको ब्रीफ कर रहा हूँ, जूनियर मुझे ब्रीफ कर रहे हैं, तो चारों तरफ यही चलता था। इनफैक्ट उस समय मीडिया भी इसी से रंगा रहता था। तो जितना मैं प्रभावित मतलब इफ़ेक्ट था इस इंसिडेंट से, मुझे लगता है उससे कहीं भी कम शोभना भी नहीं थी, वो भी बहुत इफेक्टेड थी। जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है, अगर हम कहीं जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के बारे में भी कई जगह से रोशनी मिलती है, इससे कई चीज़ आप सीखते हैं। इनसे क्या बड़ी सीख रही आपकी इससे? इस पूरे इंसिडेंट से जो सबसे ज़्यादा थी, मैं कहना भी चाहता हूँ पुलिस ऑफिसरों के लिए स्पेशली, कि यदि आप सच्चे हो, यदि आपने गलत नहीं किया है, तो कितनी भी मुसीबतें आएंगी आपके रास्ते में, कितनी भी परेशानियाँ आएंगी, सच्चाई सामने आनी है और वो ट्रुथ सामने आएगा। तो आपको विश्वास करके रखना है कि यदि आप सही हो तो आपका गलत नहीं होगा। यानी जो आपकी फिल्म में डायलॉग भी है कि धुआं सच को देखने से रोक सकता है, लेकिन कुछ ही देर के लिए वो धुआं होता है। हाँ, सही बात है। जब धमाका होता है तो धुआं होता है, लेकिन सच सामने आता है। जी। आखिरी सवाल, आप शूटिंग भी करते हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जो आप करते हैं, उसमें ये शूटिंग कहाँ तक आपको मदद देता है? क्या क्या आयाम हैं इसके? मैं अचानक ऐसे 2018 में मैंने अचानक ही शूटिंग स्टार्ट की। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप शूटिंग किया करो। एक फ्रेंड थे, बाद में वो कोच की तरह रहे, जो मेरे से 10 साल छोटे हैं, लेकिन मेरे कोच हैं, अमित कोसलिया। तो जब उन्होंने कहा कि आपको मैं देखता हूँ कि आप बहुत प्रेशर में रहते हो, वर्क ऐसा है कि प्रेशर में रहते हो, तो आप शूटिंग करोगे तो थोड़ा आपको मन शांत रहेगा। धीरे धीरे मैंने शूटिंग स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि शूटिंग एक मेडिटेशन की तरह है, कि आप यदि अच्छी स्पोर्ट्स शूटिंग कर रहे हो और आपको एक ऊंचाई पकड़नी है तो आपको बहुत काम होने की ज़रूरत है। तो उस क्रम में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता गया, और चूँकि काम का जो प्रेशर होता है उसका, वो जब आप नहीं शूटिंग करते हो, जब शूटिंग करते हो तो आपको एकदम मेडिटेशन की तरह होता है। तो मैं शूटिंग को एकदम मेडिटेशन की तरह लेता हूँ, और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी शूटिंग भी अच्छी होती है, मेरा वर्क प्लेस भी अच्छा होता है। तो शूटिंग मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है मेरे वर्क में, और इट्स लाइक ए मेडिटेशन फॉर मी। संजीव, आपकी बहादुरी और आपके जज्बे को सलाम। आपने इतना समय हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।